मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारे डाइट पैटर्न्स को कवर करा है और बहुत सारे सूडो साइंटिफिक और सेल्फ मेड डाइट कंसेप्ट्स को बस्ट भी करा है। क्योंकि मैंने हर बार आपको बताया कि जब हम न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें साइंटिफिक रिसर्च का बेस रखते हुए हम हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड्स को भी चेक करते हैं, तभी एक डाइट पैटर्न को एक इंडिविजुअल फॉलो कर पाता है लंबे समय तक और उसको बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं और वो अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाता है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में अगर किसी इंडिविजुअल पे हमको एक्सट्रीम डाइट पैटर्न इंपोज करने की कोशिश करेंगे तो या तो वो उसे फॉलो नहीं कर पाएगा या फिर उसको लंबे समय में एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे और ऑफ कोर्स इन सारे चक्रों में जो उसकी लाइफ होगी वो बहुत ज्यादा मिजरेबल हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे डाइट पैटर्न्स हैं जिनमें सिर्फ हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड ही नहीं, जो उनके पास साइंटिफिक रिसर्च है वो बहुत स्ट्रांग है और उनमें से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डाइट पैटर्न्स जो है और अभी कुछ समय में उसकी रिसर्जेंस हुई है, उसके ऊपर मुझे शायद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं मेरे चैनल पर, वो है फास्टिंग या फॉर्म ऑफ फास्टिंग जिसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्राइमरीली कवर करेंगे क्योंकि हर एक टाइप ऑफ फास्टिंग के अपने अपने यूजेस हैं, लेकिन उनको कैसे फॉलो करना है वो क्या है वो इवेंचुअली हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी चीज है जो रिलीजियस या कल्चरल रीजंस की वजह से, स्पेशली अगर आप एशियन या साउथ एशियन रीजन से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारी फैमिली में कोई ना कोई इंडिविजुअल कभी ना कभी फास्टिंग किसी ना किसी फॉर्म में करता है। और हमारे पेरेंट्स से अगर आप पूछें या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें तो हो सकता है उनको इनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा ना पता हो, लेकिन वो ये जरूर बोलते थे कि फास्टिंग से एक रेस्ट्रेंट, एक टॉलरेंस जो है, एक विल पावर डेवलप होती है। और ऑफ कोर्स फिर इसके जो कल्चरल और रिलीजियस रीजंस हैं वो अलग हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में रिसर्च बहुत एक्सट्रीम हुई है फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स निकल कर आए हैं वो फिनोमिनल, उस पर वर्ड यूज किया जा सकता है। वर्चुअली हर एक एस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फास्टिंग का कुछ ना कुछ बेनिफिट देखा गया है। फास्टिंग सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं, वर्ल्ड ओवर मल्टीपल कल्चर्स में और मल्टीपल कंट्रीज में सेंचुरी से करी जा रही है। एवोल्यूशनरी टाइम से ही जो ह्यूमन बीइंग्स की एग्जिस्टेंस रही है वो एक कंसेप्ट पे रही है जिसे हम कहते हैं फीस्ट या फेमिन। यानी हमारे को जब खाना मिलता था तो हम उसे एंजॉय करते थे, लेकिन हमें कभी भी इतनी अबंडेंस में खाना नहीं मिला है जितनी आज की डेट में हमें मिल रहा है इस समय में। अगर आप हमारे हंटर गैदर एंसेस्टर्स की बात करें या इवन हमारे आप कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो कभी भी हमारे को इतना फ्री फूड अवेलेबल नहीं होता था जितना आज के समय में है। उस समय अगर हमारे को अपने और अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड करना होता तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती थी, चाहे वो हंटिंग के थ्रू हो या किसी और प्रोसेस के थ्रू हो, और उस समय हमें भूखा रहना पड़ता था। तो दिन में कुछ लिमिटेड समय में आपको अच्छा खाना मिल पाता था जब आप उसे अवेलेबल कराते थे। इसलिए उस समय तक जो थी वो फेमिन यानी हम सॉर्ट ऑफ फास्टिंग में रहते थे और उसके बाद फिर हम फीस्ट करते थे। तो आज जिस तरह से हमें कुछ रॉन्ग रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, 5 to 6 मील्स अ डे, बीच में मल्टीपल टाइम स्नैकिंग, दिस दैट, ये रिकमेंडेशंस साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है और मैक्सिमम केसेस में, कुछ केसेस में इंपॉर्टेंट भी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में एक हेल्दी और फिट लाइफ के लिए इतनी ज्यादा अमाउंट और इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम डिफरेंट सिविलाइजेशंस और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात करें, जिसमें सबसे पहले अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, तो फास्टिंग एज अ रिचुअल हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स में और बहुत सारी सेरेमनीज में परफॉर्म करा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे हमारी जो बॉडी और माइंड है वो प्योरीफाई होता है, हमारी सोल प्योरीफाई होती है और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि विल पावर और रेस्ट्रेंट के लिए भी फास्टिंग बहुत अच्छी मानी जाती थी शुरू से ही। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में फास्टिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी बताए गए हैं। सिमिलरली एंशिएंट मेसोपोटामिया और इजिप्ट में भी फास्टिंग को बहुत रेलेवेंस दी जाती थी, स्पेशली हमारी माइंड और बॉडी की क्लींजिंग के लिए। ग्रीक फिलोसोफर्स और फिजिशियंस जैसे कि पाइथागोरस और हिपोक्रेट्स ने भी फास्टिंग को बहुत प्रमोट किया है और स्पेशली उनके बेनिफिट्स हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बताए गए हैं। इस्लामिक कल्चर में तो फास्टिंग बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, स्पेशली जब रमजान का समय आता है तो उस समय एक बहुत प्रोलॉन्ग समय तक एक टाइप ऑफ फास्टिंग करी जाती है। इसी तरह अगर हम जुदाइज्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, इन सब में फास्टिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करी गई है और आज भी एक्सटेंसिवली फास्टिंग को किसी ना किसी फॉर्म में प्रैक्टिस करा जाता है।
लेकिन जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो उनकी जो अटेंशन गई फास्टिंग की तरफ वो गई समवेयर अराउंड 18-19 सेंचुरी में। और उस समय बहुत सारे फिजिशियंस ने फास्टिंग से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया मल्टीपल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। और 20th सेंचुरी आते आते फास्टिंग का जो कंसेप्ट था वो एक्सपैंड हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग में, जिनमें से एक बहुत ही प्रेवलेंट और कॉमन टाइप ऑफ फास्टिंग है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो एक फॉर्म ऑफ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। और 21st सेंचुरी में इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग के ऊपर फिनोमिनल रिसर्च करी जा चुकी है और इसके अमेजिंग बेनिफिट्स प्रूव हो चुके हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेनिफिट्स है आपकी लॉन्जेविटी को, आपके लाइफ स्पैन को इंक्रीज करना। और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम सब्सिक्वेंटली देखेंगे। लेकिन जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कैसे करता है। अगर हम एक लेमैन टर्म में समझें तो हमारे सेलुलर लेवल पर कुछ फ्यूल सेंसर्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली ये असेस करते रहते हैं कि हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी या फ्यूल की जरूरत है। और टिपिकली जो हमारी बॉडी का फ्यूल सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, वो है ग्लूकोज। इसलिए हमारी बॉडी एक कांस्टेंट ग्लूकोज लेवल जो है हमारे ब्लड में मेंटेन करती है ताकि हमारी बॉडी को कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई मिले। और ऑफकोर्स जो हमारे ग्लूकोज का सोर्स है वो है हमारी डाइट, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। अगर किसी रीजन से हम अपनी मील स्किप कर लेते हैं या हम कुछ समय तक खाना नहीं खाते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कम हो गया है, तो हमारी बॉडी फिर ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढेगी उस ग्लूकोज के लिए, क्योंकि उसे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। उसका एक तरीका होता है प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस से आपकी बॉडी प्रोटीन्स को कन्वर्ट करती है, अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। हाउएवर ना तो ये एफिशिएंट प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म में ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे फंक्शंस में होती है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा मसल मास मेंटेन करना, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना। इसलिए ऐसा कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता कि अगर हमारी बॉडी ग्लूकोज में डेफिशिएंट है तो हम उसकी जो कमी है वो अमीनो एसिड से पूरी करें। थैंकफुली हमारे पास एक और मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो है फैट्स। जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी हमारे फैट्स को ब्रेक डाउन करती है, और जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं, उसी तरह फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं। जब हमारे फैट्स फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर वो जाते हैं हमारे लिवर में, जहां पर वो फॉर्म ऑफ रीपैकेज होते हैं इनटू अ मॉलिक्यूल कॉल्ड कीटोन। और हमारी बॉडी फिर ये जो कीटोन्स होती है इनको एज अ फ्यूल सोर्स यूज करती है। और फास्टिंग के समय हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को एक्टिव रखने का जो काम होता है वो इन कीटोन्स का होता है। लेकिन ये फैट बर्निंग एकदम स्टार्ट नहीं होती है। जब हम फास्टिंग को स्टार्ट करते हैं इनिशियली तो कुछ घंटों के लिए हमारी बॉडी जो भी हमारे ग्लूकोज स्टोर्स हैं उनको यूज करती है। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं जो हमारे को कुछ घंटे की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और यहां पर थोड़ा बहुत मसल ब्रेकडाउन भी होता है, ऑफकोर्स फैट भी यूज होता है, लेकिन मेजरली इस समय हमारे जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स होते हैं लिवर वगैरह में उनको बॉडी यूज करती है। अराउंड 10 से 16 घंटे के अराउंड ये टाइम पीरियड वेरी कर सकता है। हमारे जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स होते हैं वो जनरली डिप्लीट हो जाते हैं। तब हमारा जो लिवर होता है वो फैट को ब्रेक करना शुरू करता है फैटी एसिड्स और कीटोन्स में, और इस समय हमारी बॉडी फिर फैट्स को यूज करना शुरू करती है एनर्जी के लिए, स्पेशली हमारे ब्रेन को फ्यूल करने के लिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एनर्जी गजलिंग ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का वो है हमारा ब्रेन। जब हम फेड स्टेट में होते हैं, यानी हम खाना खा रहे होते हैं, उस समय हमारी बॉडी का जो कीटोन लेवल्स है वो काफी कम होते हैं और इनका जो लेवल राइज करता है वो करता है 8 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद। और जब हमारी फास्टिंग प्रोलॉन्ग हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 16 से 24 घंटे, तब एक प्रोसेस इनिशिएट होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। और ये शायद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसेस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग और डिटेल प्रोसेस है ये। और इस प्रोसेस में हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं, बॉडी में डैमेज प्रोटीन्स होते हैं, उनकी रिपेयर स्टार्ट होती है और फॉर्म ऑफ सेल टर्नओवर स्टार्ट होता है। और जब हम लॉन्जेविटी, एंटी कैंसर इफेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑटोफेजी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फास्टिंग की बात करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो एक कंसेप्ट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग और दूसरा होता है टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसको एक कॉमन कंसेप्ट पे लेके चलेंगे। जनरली इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब हुआ कि हम ऑल्टरनेट डे पर फीडिंग और फास्टिंग करें, यानी एक दिन हम खाना खाएं या 2 दिन खाना खाएं, फिर हम फास्टिंग करें, पूरे दिन फास्टिंग करें,
इसको एक्चुअली में इंटरमिटेंट फास्टिंग में लाया जाता है। और जनरली इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोटोकॉल्स में हम डेली जिस दिन आपने खाना खाना होता है उस दिन कोई फास्टिंग प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते। जिस प्रोटोकॉल को हम एक्चुअली रेगुलरली फॉलो करते हैं, यानी कई लोग 8 से 12 घंटे जो फास्टिंग रेगुलरली करते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं, वो एक्चुअली टाइम रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग है। और ये थोड़ा और ईजियर प्रोटोकॉल माना जाता है बिकॉज ये एक इंडिविजुअल के लाइफस्टाइल से फिट हो सकता है और ऑफ कोर्स इसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। और जैसे मैंने बताया कि इन दोनों प्रोसेसेस को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से ही इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई आपको 8 घंटे फास्टिंग करनी चाहिए, कोई कहता है ऑल्टरनेट डे करनी चाहिए, कोई कहता है मैं तो 16 घंटे करूंगा नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग और सबके इफेक्ट्स अच्छे देखे गए हैं जब हम ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला मेथड है 16/8 मेथड, जहां पर आप 24 घंटे में से 16 घंटे फास्टिंग करते हैं और 8 घंटे का जो विंडो होता है उसमें फिर आप अपनी मील्स कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आपने खाना खाया, आप जो भी खाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन 12 बजे तक आपने फास्टिंग करी। और जनरली मैक्सिमम लोगों के लिए यह प्रोसेस काफी मैनेजेबल होता है। हर बंदा इमीडिएटली 16 घंटे नहीं कर पाता, तो अगर आप स्टार्ट करें तो आप 8 घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देन इंक्रीज दी टाइमिंग। जो सेकंड मेथड होता है उसे हम कहते हैं 5:2 डाइट। ये भी एक कंसेप्ट है जिसे डेवलप करा गया है, जिसमें आप 5 दिन तो अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना खाते हैं, लेट्स से मंडे टू फ्राइडे, लेकिन 2 दिन जो है आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू अराउंड 20 to 25%। यानी अगर आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी पर डे है तो मंडे टू फ्राइडे आप 2000 कैलोरी ही खाएंगे, लेकिन सैटरडे संडेज को आप उसे अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 कैलोरी तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। थर्ड मेथड होता है ऑल्टरनेट फास्टिंग डे, जहां पर आप एक दिन फास्ट करते हैं, अगले दिन प्रॉपर मील्स लेते हैं, फिर एक दिन फास्ट करते हैं। एक और मेथड बहुत फेमस है जिसे हम कहते हैं ईट स्टॉप ईट, यानी आप हफ्ते में 1 या 2 बार 24 आवर्स के फास्ट रखिए। और जो लास्ट एक बहुत फेमस मेथड है, उसके ऊपर बुक्स भी आप देखेंगे, वो है वॉरियर डाइट, जिसमें आप दिन में अप्रोक्सीमेटली 20 घंटे तक फास्ट करते हैं और 4 घंटे की आपको ईटिंग विंडो मिलती है। और इस कंसेप्ट को इसी बेस पे समझा जाता है कि जो हमारे वॉरियर्स वगैरह होते थे पूरे दिन मेजरली कुछ नहीं खाते थे, रात को फिर वो फीस्ट करते थे जो भी उनका खाना होता था। ऑफ कोर्स ये जितने मेथड्स हैं इनमें से मैक्सिमम मेथड्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपने हिसाब से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान कर सकते हैं। हाउएवर जब हम फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो वर्चुअली इन सारे मेथड्स के अंदर सिमिलर अप या डाउन हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए हैं और फास्टिंग के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो फिनोमिनल होते हैं। इसके पीछे कुछ थ्योरीज भी होती हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो साइंटिफिकली थोड़ी सी इन डेप्थ थ्योरीज हैं। हाउएवर मैंने जब इस टॉपिक पर रिसर्च करी तो मैंने इसके ऊपर मल्टीपल सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडीज, मेटा एनालिसिस स्टडीज, इनफैक्ट कई अम्ब्रेला रिव्यू स्टडीज भी अब इस पे आ चुकी हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स, बहुत सारी स्टडीज देखी एंड द इफेक्ट्स हैव बीन नो लेस देन अमेजिंग। ऑफ कोर्स जो सबसे पहला बेनिफिट आता है वो आता है वेट लॉस या फैट लॉस। और जब मैं यहां पर इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहा हूं तो चाहे आप, जैसे मैंने बताया, हफ्ते में 1 या 2 दिन पूरी फास्टिंग करें या जो रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग रेगुलरली करते हैं 8 से 12 घंटे 16 घंटे का फास्ट वो करें, इन सब में वेट लॉस बहुत अच्छा देखा गया है और एक बहुत ईजियर प्रैक्टिकल तरीका है मैनेज करने का। क्योंकि वेट लॉस या फैट लॉस का एक सिंपल लॉजिक है, वो है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। अब चाहे आप पूरे दिन खाना खाएं और उसमें अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करें या आप फास्टिंग के फॉर्म में करें, बात एक ही है। हमारी बॉडी में अगर हमारी नीड से कम कैलोरीज आ रही हैं तो ऑफ कोर्स जो आपका फैट लॉस या वेट लॉस वो होगा। हाउएवर इस सारे डिस्कशन के बाद एक क्वेश्चन जो है वो सब लोगों के मन में होगा और वो है कि क्या फास्टिंग के साथ साथ हम अपनी डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं? आंसर इज बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है, जो लोग नहीं सोचते हैं जब वो वीडियोस देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एन अमेजिंग थिंग जो वर्ल्ड ओवर मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स अब प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं पर्सनली भी अब इसको यूज करता हूं और काफी समय से कर रहा हूं। लेकिन एक समय था जब मैं इसे यूज नहीं कर सकता था क्योंकि वो मेरे या जो मेरा एम था उसके अगेंस्ट जा रही थी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब हम डाइट और न्यूट्रिशन की बात करते हैं उसमें हमेशा एक इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और उसका एम देखा जाता है। अगर मेरे पास कोई एथलीट आएगा, कोई स्पोर्ट्समैन आएगा, तो मैं उसको कभी भी रेगुलर टाइम रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग एडवाइज नहीं करूंगा। ये उसके लिए बहुत डेंजरस भी होगी और उसकी स्पोर्ट में परफॉर्मेंस आना इम्पॉसिबल है इस टाइप ऑफ डाइट से। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट, लेकिन मैक्सिमम स्पोर्ट जो फिजिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं वहां पर ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट वहां पर तो मल्टीपल मील्स आपको दिन में चाहिए, साथ में स्नैक्स भी चाहिए, शेक्स भी चाहिए, ताकि आप ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसलिए एक तरफ होते हैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्समैन, तो जब आप वीडियोस देखते हैं, लेट्स से आप किसी बॉडी बिल्डर की वीडियो देख रहे हैं या आप किसी और एथलीट की वीडियो देख रहे हैं, उसकी लाइफस्टाइल, उसका एम, उसकी डेली जो प्रैक्टिस है
अगर उतनी आपकी है, आप भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्समैन है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर आपका कोई और एम है, बेसिक फिटनेस है या डिसेंट लीन मसल मास मेंटेन करना है, बेसिक हाइपरट्रॉफी है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप स्मार्ट तरीके से अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। लेट्स से आप दिन में 12 घंटे और से ज्यादा की फास्टिंग करते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है डायबिटिक्स के लिए आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। ऑफ कोर्स जब ये फैट बर्न करेगा, ओवरऑल आपका फैट लॉस होगा, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी ही होगी। और प्लस बिकॉज हमने कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करा है, इसमें आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ग्लूकोज लेवल्स ऑटोमेटिकली मैनेज होने शुरू होंगे। स्टडी में दिखाया गया कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं उनका बॉडी वेट तो कम होता ही है, उसके साथ साथ उनका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस और जो हार्मोन होता है लेप्टिन, जो हमारी एपेटाइट को रेगुलेट करता है, इन सब में रिडक्शन देखी गई है। इसके साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बहुत स्ट्रांगली फाइट करती है, तभी इसके जो एंटी कैंसर बेनिफिट्स हैं वो इतने अच्छे देखे गए हैं और आज की डेट में बहुत एक्सटेंसिवली उन्हें यूज भी करा जा रहा है। और बिकॉज इन्फ्लेमेशन कम होती है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपके मेटाबॉलिक डिजीज से है, जिसमें से एक आता है डायबिटीज। तो अगर आप फास्टिंग को प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में वो कम होगी, उससे मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, जिनमें से एक आता है डायबिटिक्स के लिए, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी ब्लड रिपोर्ट चेक करें, उसमें एक मार्कर होता है जिसे हम कहते हैं सीआरपी या सी रिएक्टिव प्रोटीन मार्कर। अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे तो ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी है। तो सीआरपी लेवल्स में बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन देखी जाती है अगर कोई इंडिविजुअल प्रॉपरली अपने न्यूट्रिशन को और फास्टिंग को मैनेज कर रहा है। अब ये दो वर्ड्स को ना थोड़ा सा समझिए, क्योंकि कई लोगों को एक चीज समझ नहीं आती कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स 100% मिलेंगे, लेकिन वो 500% हो जाएंगे अगर आपकी न्यूट्रिशन भी प्रॉपरली मैनेज्ड है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद 2 प्लेट छोले भटूरे खा लोगे तो फास्टिंग नहीं कहलाती वो। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपने क्वांटिटी रिड्यूस कर दी फास्टिंग करके, लेकिन अगर उसके बाद आप डोनट्स और पिज्जाज और छोले भटूरे खा रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हो, तो फिर कोई यूज नहीं है। अगर हेल्दी डाइट के साथ आप फास्टिंग करते हो, देन यू सी द बेनिफिट्स मल्टीप्लाई। ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से बॉडी फैट रिडक्शन और इंसुलिन रिडक्शन देखी गई है, वो है हमारी जो हार्मोन्स होते हैं, एपेटाइट रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन, इनको बहुत अच्छी तरह से फास्टिंग जो है वो मैनेज करती है। जब आप अननेसेसरी स्नैकिंग को रिड्यूस करेंगे, थोड़ी सी फास्टिंग प्रैक्टिस करेंगे, रेस्ट्रेंट है, विल पावर है, भूख तो हल्की सी लगती है, लेकिन हम इजीली मैनेज कर पाते हैं, हमें पता है भाई इतने समय तक करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो विल पावर डेवलप होती है, तो बॉडी इन पर्टिकुलर स्ट्रेस से अडेप्ट करती है। तो आपका जो एपेटाइट कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली बेटर होता है, आपकी बॉडी के जो फ्यूल यूज करने का फंक्शन है वो बेटर होता है। अब एक कंसर्न काफी बार देखा गया कि क्या डायबिटिक्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है कुछ कॉमन मेडिकल एडवाइजेस के कि डायबिटिक्स के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया सेट इन हो सकता है अगर वो फास्टिंग करते हैं। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर स्टडीज देखी, प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज, तो ऐसा नहीं है। स्टडी ने बहुत क्लियरली दिखाया गया कि अगर प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं बीइंग अ डायबिटिक, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं और उससे आपको बेनिफिट्स भी बहुत होंगे। और अगर आप एक डायबिटिक हैं तो किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन के अंडर अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं या खुद आप स्टडी करके करते हैं, तो एक बेटर तरीका होगा रादर देन जस्ट स्टार्टिंग के मैं इमीडिएटली कोई वीडियो देख के स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा लर्न करिए कंसेप्ट्स को या गाइडेंस ले लीजिए, तो आप फिर इसे लॉन्ग टर्म तक अपने आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो तो हैं। जो नेक्स्ट अमेजिंग बेनिफिट है वो है हार्ट डिजीज को कंट्रोल करना। चाहे हम हार्ट डिजीज की बात करें, स्ट्रोक की बात करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स इन सारी चीजों में देखे गए। ऑफ कोर्स जैसे हमने देखा कि ओवरऑल जब बॉडी फैट आपका रिड्यूस होगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपका इंसुलिन लेवल्स मैनेज होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ डायरेक्टली लिंक्ड है आपके हार्ट हेल्थ से। और यही नहीं, जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं या जो एक्सट्रीम हाई ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स से सफर कर रहे हैं, उन सब के लिए फास्टिंग हैज शोन फिनोमिनल रिजल्ट्स। जो नेक्स्ट रिसर्च है उसने करंट स्टडीज में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाया, वो है हमारी ब्रेन हेल्थ या कॉग्निशन के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी का जो सबसे फ्यूल कंज्यूमिंग ऑर्गन है, जिसे हम गजलर कहते हैं फ्यूल का, वो है हमारा ब्रेन। लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे ब्रेन की जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो बहुत हाई है, ये कोई बहुत बड़ा रिजर्वॉयर नहीं है। यानी जो हमारे ब्रेन के अंदर ग्लाइकोजन रिजर्व्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है वो सप्लाई चाहिए हमारी बॉडी से, जो हम खाना खाते हैं उससे।
और उसका प्रेफर्ड सोर्स हमेशा ग्लूकोज होता है। और अगर किसी रीजन से ग्लूकोज अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर कीटोन्स, लैक्टेट्स या मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स ये सारे फ्यूल सोर्सेज की तरह एक्ट करते हैं। और जैसे हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 10 से 14 घंटे 16 घंटे की फास्टिंग के बाद जो कीटोन बॉडीज हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो वर्चुअली डिप्लीट हो जाते हैं। तो फिर हमारा जो ब्रेन है वो इन कीटोन्स को यूज करता है एज एन एनर्जी सोर्स। लेकिन जब एनर्जी डिप्लीशन होती है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे ब्रेन को इन डिफरेंट मैनर्स। फॉर एग्जांपल, हमारे सेल्स का जो पावर हाउस है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और फास्टिंग की वजह से एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस, जिसमें हमारी बॉडी न्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है। तो ये एक तरीका है जिससे हमारे ब्रेन को बहुत बेनिफिट होता है, हमारे न्यूरॉन्स को बहुत बेनिफिट होता है। इसके साथ साथ जो गट हेल्थ है वो फास्टिंग से बहुत इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से जो हमारा गट ब्रेन एक्सेस है वो बेटर होता है। इसलिए चाहे हम बात करें न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस जैसे कि डिमेंशिया, अल्जाइमर्स वगैरह की, या जो लोग एपिलेप्सी वगैरह से सफर कर रहे हैं, या फिर जनरल मूड या एंजाइटी डिसऑर्डर्स को इंप्रूव करने के लिए फास्टिंग ने सब में बेनिफिट्स दिखाए हैं। और ऑफ कोर्स जैसे हमने देखा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन जो फास्टिंग से रिड्यूस होती है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे ब्रेन को तो होता ही है। अब हम आते हैं लास्ट बेनिफिट के ऊपर, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है और इन सारे के सारे बेनिफिट से डायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन जैसे मैंने बताया इसको हम कंसाइज में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही अमेजिंग और एक्सटेंसिव टॉपिक है, और वो है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का सिंपल मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। ये एक सेलुलर प्रोसेस है जहां पर सेल्स अपने को डाइजेस्ट करते हैं और जो डैमेज्ड या अननेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं और उनको रिसाइकल करके न्यू सेल्स क्रिएट करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है सेलुलर मेंटेनेंस और हेल्थ का, ये जो हमारी बॉडी में डिसफंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं उनके बिल्डअप को प्रिवेंट करता है, और जो एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं, जो मल्टीपल डिजीज को कंट्रोल करने के इफेक्ट्स होते हैं, जैसा हमने देखा, वो सारे इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू होते हैं। इसके साथ जो ऑटोफेजी प्रोसेस है वो हमारे डीएनए रिपेयर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब जितने भी हमने बेनिफिट्स देखे, राइट फ्रॉम डायबिटिक्स में जो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में एंटी एजिंग इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑन ब्रेन, स्किन एंड ओवरऑल लॉन्जेविटी, और इसके साथ साथ बहुत सारे आपने एंटी कैंसर इफेक्ट सुने होंगे फास्टिंग के। काफी सारे लोग आजकल प्रमोट भी कर रहे हैं कि भाई फास्टिंग करने से, इवन डॉक्टर्स बताते हैं किस तरह से जो कैंसरस सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं इनको आप ऑटोफेजी के प्रोसेस के अंदर ला सकते हैं। इनफैक्ट जब हम हेल्दी लॉन्ग लाइफ की बात करते हैं, लॉन्जेविटी को बढ़ाने की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, कुछ कंपाउंड्स के ऊपर, हर्ब्स के ऊपर, सप्लीमेंट्स के ऊपर, स्लीप, ईटिंग पैटर्न्स के ऊपर। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रूवन कंसेप्ट जो है, जो वर्ल्ड ओवर ऑलमोस्ट हर एक रिसर्चर ने प्रूव करी है, वो है ईटिंग लोअर कैलोरीज, नंबर 1, एंड इसके साथ साथ प्रैक्टिसिंग ऑफ फास्टिंग। अब इस कंसेप्ट के बाद आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के अमेजिंग बेनिफिट्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आता है जो आपको पता होना चाहिए कि इसके डेंजर्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंसेप्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से पहले हमें अपनी पर्सनल जो चॉइसेस हैं, पर्सनल लाइफस्टाइल है, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या हम उसे मैनेज कर पाएंगे या नहीं। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो अगर आप एक डायबिटिक हैं या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस इशू है, प्री डायबिटिक है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इमीडिएटली बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग से स्टार्ट मत करिए और थोड़ा सा किसी डाइटिशियन से या डॉक्टर से गाइडेंस ले लीजिए। प्लस खुद भी थोड़ा स्टडी करिए, समझिए इस कंसेप्ट को किस तरह से करना है, तो आप इसे मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर आप फास्टिंग के साथ साथ अपने न्यूट्रिशन को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और यहां पर मैं हमेशा सबको वार्न करता हूं कि एक कंसेप्ट को 50% अप्लाई करना डेंजरस है। फास्टिंग का कंसेप्ट सिर्फ फास्टिंग पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है कि मैंने 12 घंटे 16 घंटे फास्टिंग कर ली, हो गया। उसके बाद आप जिस टाइम अपने को फीड कर रहे हैं उस समय क्या ले रहे हैं, कितना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी को अल्टीमेटली बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों फॉर्म्स में। तो अगर आप जो आपका ईटिंग विंडो है उसमें प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, सफिशिएंट कैलोरीज इनटेक नहीं कर रहे हैं, या आप बिल्कुल उल्टे सीधा खा रहे हैं ये सोच के कि मैंने फास्टिंग कर ली है, तो ये बहुत ज्यादा खराब होगा बॉडी के लिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डेवलप हो सकती हैं हमारी बॉडी में। इसलिए अपने न्यूट्रिशन को असेस करिए कि जो मेरा ईटिंग विंडो है उसमें मुझे कैसे मील्स लेनी है। सप्लीमेंट्स का यूज करिए अगर आपको लगता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, जो काफी केसेस में होती है, तो बहुत अच्छे अच्छे नेचुरल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको भी प्रिवेंट कर सकते हैं और फास्टिंग को भी आप फॉलो कर पाएंगे।
विमेन को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि फास्टिंग को अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, एक्सट्रीम कर रहे हैं विदाउट, जैसे मैंने बताया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन, तो फिर हार्मोनल इंबैलेंस हो सकते हैं। क्योंकि फिर विमेन क्या करती हैं, वो फास्टिंग की जगह वो एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट्स पे चली जाती हैं कि खाएंगी भी कुछ नहीं, जब खाएंगी भी तो हल्का सा खाएंगी। ऐसा नहीं है, यहां पे फिर आपको हार्मोनल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, डिसबैलेंस हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली मेंसेस वगैरह में इशू आते हैं। सिमिलरली अगर हम फास्टिंग को इनसेन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर जो डिसऑर्डर्ड ईटिंग की प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। इनिशियल जब आप फास्टिंग करेंगे तो थोड़ा सा मेंटल फटीग आपको रहेगा, फिजिकली आप थोड़ी सी एनर्जी लेवल्स लो रहेंगे क्योंकि बॉडी इनिशियली इन स्ट्रेसेस से अडेप्ट करती है। तो अपने को समय दीजिए जब आप फास्टिंग करते हैं, इसलिए मैंने बताया इमीडिएटली 16 घंटे फास्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप गिव अप कर देंगे। स्टार्ट विद 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, इस तरह से अपने को प्रोग्रेस करिए स्टेप बाय स्टेप, एंड देन यू विल सी कि आप अडेप्ट भी कर पाएंगे और आपको अच्छा फील होने लगेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दूंगा कि प्लीज अपनी एक्सरसाइज टाइमिंग को थोड़ा सा फिर वेरी करिए। जिस समय आप फास्ट कर रहे हैं उस समय एक्सरसाइज मत करिए अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं जहां पे मेजरली आपको ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेंथ बेस्ड हाइपरट्रॉफी बेस्ड वर्कआउट कर रहे हैं जिम में, देन यू रियली नीड टू ईट समथिंग। तो उस केस में फिर आप अपना जो वर्कआउट टाइम है वो अपनी ईटिंग विंडो के दौरान रखिए, उस समय फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और क्वेश्चन आता है कि हम नॉन कैलोरिक बेवरेज जैसे कि कॉफी और टी ले सकते हैं ड्यूरिंग दी फास्टिंग पीरियड? बिल्कुल आप ले सकते हैं, नॉन कैलोरिक बेवरेजेस में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्लैक टी, ग्रीन टीज, ब्लैक कॉफीज वगैरह या माचा टी वगैरह हुई, ये सारी चीजें आप बिल्कुल ले सकते हैं जिसमें वर्चुअली नील कैलोरीज होती हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर फिर दूध और चीनी और ये सब चीजें डालेंगे तो फिर वो फास्टिंग नहीं कहलाएगी। इनफैक्ट जब मैं पर्सनली भी फास्टिंग करता हूं तो अपनी ग्रीन टीज या ब्लैक कॉफीज ड्यूरिंग फास्टिंग लेता रहता हूं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने न्यूट्रिशन को कवर करा था, मसल लॉस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो सकता है अगर आप फास्टिंग को एक्सट्रीम तरीके से कर रहे हैं न्यूट्रिशन को बैलेंस किए बिना। इसलिए मैंने बताया कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का यूज अगर आप करते हैं फास्टिंग के साथ, स्पेशली जैसे वे प्रोटीन्स वगैरह, तो फिर प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हैं। या फिर आप न्यूट्रिशन के थ्रू, अपनी डाइट के थ्रू प्रोटीन इंटेक को एडिक्वेट लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे जो हमारा मसल लॉस है वो प्रिवेंट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आई होप फास्टिंग की बेसिक डिटेल्स अब आपको समझ में आ गई होंगी। इस टॉपिक पे मैं और भी रिसर्च कर रहा हूं, इस पर सब्सिक्वेंटली मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।